सरफेस एरिया का फार्मूला आप दोनों में से किसी ने थी, आपके लिए गलत थे। चलो नाउ वी हैव सीन दैट जो फेडरलिज्म है या संघवाद, भारत एक संघ है ना, तो फेडरलिज्म 3 टियर का है हमारे यहाँ। सो 3 टियर फेडरलिज्म इन इंडिया। इसमें एक क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के 3 पिलर हैं। एक उसमें कौन है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नाउ इसके 2 सदन है, इट इज बाई कैमरल। एक लोकसभा लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को भंग कौन कर सकता है, हु कैन डिसॉल्व लोअर हाउस। और इस सदन का सबसे ऊंचा कौन है, दैट इज हु इज द सुप्रीम मेंबर ऑफ इट, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो इसको भंग कर सकता है। सो इसलिए प्रेसिडेंट इसमें टॉप पोस्ट पे है, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये कैन डिसॉल्व लोअर हाउस, लेकिन वो अपर हाउस में नहीं कर सकता। लोअर हाउस वो जब चाहे डिसॉल्व कर सकता है। लोअर हाउस की अवधि 5 इयर्स की होती है। 5 इयर्स के बाद इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें इलेक्शन होता है, इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें सिलेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इलेक्शन। और ये जो अच्छे मेंबर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर बाद में उनके लिए भी वोटिंग होती है। पहले सेलेक्ट किया जाएगा, पार्टी सेलेक्ट कर लेती है, फिर वोटिंग करवा लेती है अंदर से, ठीक है कि नहीं। ज्यादा मेंबर तो बस वो जीत ही जाता है, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता ना, अपने लिए कभी वोट नहीं मांगना पड़ेगा, सिलेक्शन। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में आईएएस है तो सेलेक्ट ही होते हैं अपनी काबिलियत के आधार पर। आईएएस आईपीएस से सब सेलेक्ट ही तो होते हैं, कोई इनको वोटिंग से तो नहीं कहता ये बना दो, ये ठीक लग रहा है चंदन, अरे अच्छा लगने से क्या हुआ, तो दैट इज आईएएस आईपीएस हुआ। अच्छा, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कहलाते हैं, मेंबर ऑफ, हाँ, सो ये एमपी कहलाते हैं। इसका कार्यकाल 6 इयर्स है, जबकि इसका 5 इयर्स, और ये 40-40 साल के होते हैं। अगर इनके हाथ में पावर हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट हमने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी भी होती है, तो आईएएस आईपीएस चलाने लग जाए तो ब्यूरोक्रेसी नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड इज, अच्छा, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, तो इनका जो लीडर होगा मेजॉरिटी का, वो पीएम बनेगा, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और इनको इलेक्ट करने के लिए जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव का क्या नाम, जनरल इलेक्शन। तो ये जो चीजें होती हैं जनरल इलेक्शन के थ्रू होती हैं। फिर इसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को नॉयल हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो। स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा जानना चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इतना जानना चाहिए। तुम भारत में रहती हो, कोई अमेरिका में तो नहीं रहती, तो इसको क्या कहना चाहिए, राज्य सरकार। सरकार तो राज्य सरकार हो गई। अच्छा, इसके भी 3 टियर है, और इसका टॉप हेड क्या होता है, कनिष्का, गवर्नर, राज्यपाल। राज्य में सबसे बड़ी पोस्ट कितनी है, सीएम से भी बड़ी कौन है। अगर प्रेसिडेंट आ जाए तो पीएम उसका दरवाजा खोले, गवर्नर आ जाए तो सीएम उसका दरवाजा खोले। गवर्नर जो टॉप मोस्ट है, प्रेसिडेंट भेजेगा गवर्नर,
वो चाहेगा तो यहाँ की विधानसभा को बर्खास्त कर सकता है। तो जैसे एक प्रेसिडेंट यहाँ पर है, वैसे प्रेसिडेंट इन सभी पोस्ट में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है। तो इसमें गवर्नर जितनी भी जो भी चीज होंगी सबसे ऊपर कौन है? सबका मालिक है। राज्य का मालिक कौन है? देश का मालिक कौन है? अगर सीधा कोई पूछे, प्रेसिडेंट। राज्य का मालिक कौन है? इसीलिए बोला कि तुम कहीं के गवर्नर हो क्या? तो गवर्नर का मतलब है कि इसी राज्य के तुम प्रोविंस के तुम मालिक हो क्या? तो दैट इज गवर्नर इज टॉप हेड ऑफ स्टेट। इस तरह के हमारे यहाँ 28 स्टेट गवर्नमेंट है। 20 इनकी संख्या 1 है और इसकी कितनी है? दैट इज 28 गवर्नमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अब अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। गोवा की अलग है, तो कर्नाटक की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। वहां पर भी एक लेजिस्लेचर होगा। लेजिस्लेचर ना दिशिता, ये लेजिस्लेचर मोनोकैमरल होगा कि बाइकैमरल? बताया करो, देखो सब बताते हैं, तुम भी हिस्सा लो, है कि नहीं? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। मयंक, एग्जीक्यूटिव में इसमें कौन आएगा? वेरी गुड, RAS। गुजरात है तो GAS, ठीक है। इसी तरीके से यूपी का भी होगा, UPAS का कुछ इस तरीके से होगा हर एक का। और दूसरा जुडिशरी। तो ये इसमें जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट, और उसका हेड कौन होगा? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि आजकल कौन है? जस्टिस चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस चंद्रचूड़। उनकी हमने फोटो भी दिखाई थी। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि RAS इस तरीके से होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, स्टेट के टीचर्स, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के स्टेट के टीचर्स होंगे। हो सकता है उन्हें भारत की हिंदी लैंग्वेज भी ना आती, वो जिंदगी में कन्नड़ ही पढ़ाते रहे, तभी वो लिए जाएंगे इसमें। अच्छा, इसके लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, द्विसदनीय है, 2 सदन है, 2 हाउसेस। कौन कौन सा है नोएल? उत्कर्ष, व्हाट आर द 2 हाउसेस इन दिस स्टेट में? यहाँ पर बने हुए। जयपुर में जाओगे ना तो एक बड़ी बिल्डिंग है, या कभी यूपी में जाओगे तो लखनऊ में एक बिल्डिंग होगी, उसमें भी वैसे ही एक हाउस होगा। उसमें आधे में इधर आधे में, तो कौन कौन से 2 हाउस? ऐसे तो नहीं हो सकता, वो वहां भी बोलो। विधानसभा और करेक्ट, विधान परिषद। सिर्फ त्रिशु ने बताया, जानती हैं। तुम्हारे भी वहाँ आदमी बैठे हैं क्या? सबके बैठे हैं। विधान परिषद, दैट इज, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इंग्लिश में पूछा होता, नोएल भी बता दे। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज इन कैपिटल। ये कहाँ होती है? इन कैपिटल। और ये जो जुडिशरी होगी, हाई कोर्ट, वो सेकंड सिटी ऑफ कैपिटल, जो सेकंड बिजिएस्ट सिटी होगा ना, मोस्ट कंजेस्टेड सिटी या मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, वहां पर। तो बोलो जुडिशरी हाई कोर्ट कहाँ पर है? कहाँ सलमान खान जाता है रिपोर्टिंग करने? जोधपुर में है। जोधपुर में। कहाँ आसाराम बापू कैद है? जोधपुर की जेल में। तो दैट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो सेकंड सिटी में होगा, वो कैपिटल में होगा। इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। तो कनिष्का, इसको क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव, सही बताया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का देखा कितने साल का कार्यकाल है? पीरियड ऑफ वर्क फंक्शनिंग 6 इयर्स। जैसे वहां 6 इयर्स है वैसे यहाँ भी होगा, कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। जबकि उसका 5 इयर्स। उसके मेंबर्स को क्या कहेंगे?
किसके मेंबर्स को? सही है। तो इसमें 5 इयर्स का कार्यकाल है और इसमें एमएलए होता है। एमएलए का फुल फॉर्म देविका, एमएलसी का फुल फॉर्म, जो इसमें मेजॉरिटी होगी। स्टेट में भी तो कोई लोग चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री के लिए हम लोग चुनाव करते हैं कि नहीं, या हमारे यहाँ की सरकार। तो इसकी जो मेजॉरिटी होगी उसके लीडर कौन होगा, क्या बनेगा? सीएम। जो यहाँ मेजॉरिटी होगी स्टेट में, उसका लीडर कौन बनेगा? सीएम। तो ऐसा होगा। ये आपने देख लिया। और हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में भी ऐसे ही बहुत सारे चीफ जस्टिस होंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ सिर्फ चीफ जस्टिस लिखा जाएगा, माननीय। अब देखो इसमें जो होने वाले इलेक्शंस हैं, उस इलेक्शन का अरविंद क्या नाम है? जो स्टेट के इलेक्शन अभी हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी दिसंबर में हुए हैं। 24 दिसंबर को मैं वोटिंग के लिए गया था। तो बोलो किसके लिए हमने वोट दिया होगा? असेंबली इलेक्शन। वो कौन सा हुआ बताओ? जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। इसको कहेंगे विधानसभा चुनाव या असेंबली इलेक्शन, क्योंकि वास्तव में ये विधानसभा के लिए चुनाव। और उस आम चुनाव के दूसरे और भी क्या नाम हो सकते हैं? मान लो तुमने उसको कहा जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव। क्या इसे तुम लोकसभा चुनाव भी कह सकते हो? क्योंकि क्या ये लोकसभा के सदस्यों को चुनता है, तो इसलिए जनरल इलेक्शन को आम चुनाव कहेंगे। और जैसा कि सुहाना ने बताया, इसको क्या कहेंगे? असेंबली इलेक्शन या विधानसभा चुनाव। तो वास्तव में जो आम चुनाव है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए और मंत्रिपरिषद को चुनने के लिए होता है, और विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को चुनने के लिए होता है। ठीक है, अब जरा देखिए। तीसरा है हमारे यहाँ जो राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज पंचायती राज व्यवस्था, यानी 3rd टियर बना दिया। क्योंकि वास्तव में अगर यहाँ वसुंधरा राजे हैं या गहलोत हैं, उनको यहाँ मालूम नहीं है कि अरविंद नगर में क्या हो रहा है, क्या वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या गोरखपुर सारोनी में क्या हो रहा है। छोटे छोटे हैं 4-4 वार्ड या यहाँ के पार्कों में, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि और भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर शेयरिंग और लोअर लेवल तक जाना चाहिए, है ना। तो उसको लोकल इलेक्शंस कहेंगे। हमारा पार्षद हमसे 4 घर दूरी रहता है और हमारे यहाँ घर का नाला जाम होता है, उसको फोन कर देते हैं, ठीक करा देते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी सिस्टम है कि नहीं? पार्क में तो कुर्सियाँ लगवाना है, उसको फ़ोन कर देते हैं, तो वो वापस भी फ़ोन करता है, सर हमने लगवा दी है, हमारा भी ख्याल रखना। वो यही केबल ऑपरेटर में विद्यार्थी स्टेशनरी में काम करता था, और वो भाटी, दयाराम भाटी, वो शेड्यूल्ड कास्ट का था। और यहाँ रिजर्वेशन आ गया, शेड्यूल्ड कास्ट के सब पंडित रहते थे, ढूंढा जाने लगा, अरे शेड्यूल्ड कास्ट की सीट आ गई। इससे पूछा तुम लड़ोगे चुनाव? तो इसने कहा ठीक है लड़वा। तो इसका नाम आ गया, और चूंकि बीजेपी के उससे खड़ा हुआ था, सबने इसको, यहाँ बीजेपी के समर्थक बहुत हैं, और जैसे ही जीता 5 करोड़ रुपया इसको पकड़ा दिया गया, जाओ अपने उसका वेलफेयर करो। अगले हफ्ते में इसने 400 गज का मकान खरीद लिया, बताओ। ये चीज, लेकिन काम करता है हम लोगों के लिए। सब पैसा तो खाते सभी हैं, लेकिन ये नहीं है पेन लेता है। जो भी कहो काम तुरंत हो जाता है। अभी भी काम करता है वहीं से केबल ऑपरेटर का, घूमता रहता है। पार्टी फंड मिल गया इसको। अब ये समझ में आ गया। और जो सोजती गेट है उसके पीछे ही यहाँ का नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक दफ्तर है बहुत बड़ा, जैसे मार्केट्स, त्रिपोलिया मार्केट से ठीक पहले, वहीं ये सब इकट्ठा होते हैं और अंदर बैठते हैं ये सब पार्षद। इनको क्या कहते हैं? पार्षद। जो 4-4 वार्ड से चुन के जाते हैं इनको पार्षद कहेंगे। जो गांव से चुन के जाएंगे उनको क्या कहेंगे? सरपंच। गांव में सरपंच होगा और नगर वो ग्राम पंचायत होगी, यहाँ पार्षद वहाँ बैठते हैं। अब बाहर सब झाड़ू वाले खड़े रहते हैं, यस सर, नो सर, देखना परेड होती है उनकी। अब ये बाहर निकलेंगे, झाड़ुओं से शासन करेंगे पूरे कि तुम यहाँ झाड़ू लगाओ, तुम वहाँ झाड़ू लगाओ। कि नहीं? तो इनके अंडर में कौन वर्कर है? अब हम तीसरे पर आते हैं। तो तीसरा कौन सा बताइए? लोकल इलेक्शन। सो दिस इज थर्ड वन। थर्ड वन है जगह में होने की वजह से यहाँ लिख रहे हैं लोकल। सो उसे लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। अच्छा, जो लोकल
गवर्नमेंट होंगे, तो उसके लोकल गवर्नमेंट में एक होगा कि या तो पार्षद होगा, पार्षद को इंग्लिश में वार्ड मेंबर कहते हैं, और या फिर सरपंच होगा। गांव में कौन होगा? सरपंच का कोई इंग्लिश नेम नहीं, क्योंकि ग्रामीण सब हिंदू हैं, मतलब हिंदी भाषी हैं। तो इस तरीके से या तो वार्ड मेंबर या पार्षद, और या फिर कौन होगा? सरपंच। इसमें और कुछ नहीं है, सरपंच होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर भी दो लोगों में वो प्रश्न चलता रहता है। अब जैसे यहाँ तुम्हें हाई कोर्ट है तो बोलो यहाँ पे क्या लिखोगी जुडिशरी में कनिष्का? इसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च। तो फिर नीचे वाले को क्या कहेंगे? सिविल कोर्ट होता है नीचे। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। और इसको कहेंगे सत्र न्यायालय, लोकल कोर्ट या सेशन कोर्ट। क्या कहेंगे? सेशन कोर्ट। इसको कहेंगे सत्र न्यायालय। जैसे जोधपुर में जो सत्र न्यायालय है ना, उसका हेड कौन है? उसका हेड ये आईएएस ही है। एक आईएएस भेज जाता है हर जिले में। भारत में 540 जिले हैं, हर जगह बोल दिया कि आईएएस को जाओ, तुम ही वहां के मालिक हो, जाओ संभालो। तो आईएएस इसका हेड है। कौन बैठेगा यहाँ पे? तो आईएएस इज हेड। और उसका नाम क्या होगा बताओ? जिला अधिकारी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम सबसे बड़ा है, वही तुम्हारे स्कूल की छुट्टी करता है जब कभी कुछ होता है। अभी कोई कल बच्चे बता रहे थे उसका नाम क्या है? हिमांशु गुप्ता। तो दैट इज, इसको कहेंगे जिला। ये जिला है जोधपुर, और उसके अधिकारी को क्या कहेंगे? जिला अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ये सेनापति भवन के बगल में उसका घर है, बहुत अच्छा घर है। दैट इज डीएम। अच्छा, जब ये सारे पार्षद यहाँ पर सोजती गेट तो तुम लोगों ने देखा ना, जाते हो तो पीछे पड़ता है, तो उसके पीछे त्रिपोलिया मार्केट, यहाँ सब बैठेंगे। और ये लोग जो भी हैं पूरे जोधपुर में, पूरा जोधपुर में से एक आदमी जो चुन के जाएगा वो कहाँ बैठेगा? जो चुन के जाएगा उसे सांसद कहेंगे। वन इसमें एमपी है, वो कहाँ बैठेगा बताओ? दिल्ली चला जाएगा। पार्लियामेंट नाम ही उसके नाम, खत्म। आई एम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या मैं पार्लियामेंट ना जाऊं? हाँ जाओ भाई। एक एमपी बना है, उसे कहाँ जाना होगा? वो जाएगा सीधा दिल्ली, और वहां जाके वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं मेरे जोधपुर के लिए भी ट्रेन चलाओ, जोधपुर के लिए भी एक हवाई जहाज चलाओ। वो सिर्फ जोधपुर का नाम देगा हर जगह जाके। वो पैसा खाएगा। समझ आए? उसको जिले के लिए आवाज उठानी, उसको ये नहीं बताना कि सरदारपुरा के लिए ट्रेन चला। उसको कहाँ के लिए ट्रेन चलवानी होगी? जोधपुर के लिए। तो वन एमपी सिट्स इन दिल्ली। अच्छा, और इसके अलावा इसके और टुकड़े किए गए पूरे जोधपुर के। तो जोधपुर के 12 टुकड़े किए गए। तो उसमें एक है सरदारपुरा। सरदारपुरा। सरदारपुरा से खड़े होते हैं अशोक गहलोत। जोधपुर में जो 12 हिस्से हैं, यहाँ से 12 विधायक चुने जाते हैं, जिनको मैं एमएलए कह रहा हूँ। उनको वैसे वास्तव में नाम क्या है उनका? विधानसभा चुनाव में चुन के जाएंगे वो कौन होंगे? विधायक। जो विधानसभा में बैठे वो विधायक, और जो संसद में बैठे उन्हें सांसद। सांसद वहां चला गया। अब इस सरदारपुरा से अशोक गहलोत हमेशा चुने जाते हैं। पिछले 20 साल से लोग चुन रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी बन गए। झालावास, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलो, झालावास है, वहां से वसुंधरा राजे जीतती है। तो वो जोधपुर के थोड़े आउटर में, ठीक है कि नहीं? अब देखो, तो तुमने देखा 1 एमपी इसी जोधपुर से, इसी कंस्टिट्यूएंसी में एक एमपी भी चुना जाएगा, और इसके 12 टुकड़े कर दो तो क्या 12 एमएलए भी चुने जाएंगे? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 एमएलए हो जाएंगे। वो कहाँ बैठेंगे जाके जीत जाए तो? जयपुर। तो ये जयपुर में बैठ जाएंगे। लेकिन इसी में ये जो हमारा एरिया है ना इधर, ये कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है पास में? कौन सा? रतनाडा। तो इस मतलब हमारे इसमें अब ये है, ये
गुरुद्वारा एरिया, इसी अरविंद नगर, गोल्फ कोर्स कॉलोनी, इसके और 12 टुकड़े करो। 4 चौराहे लो, 4 गली, उसमें से एक दयाराम भाटी पकड़ में आ गए। पूरा ना लो, पूरा तो बहुत बड़ा है रत्नाडा के 12 टुकड़े अब करो। बोलो नहीं इतना बड़ा रत्नाडा कैसे कोई संभालेगा, इसके 12 टुकड़े करो और 4 गली सब लोग संभालो। ठीक है, तो उसमें उसको पार्षद कहते हैं। वो वार्ड में कन्वर्ट कर दिया। पूरे जोधपुर में 80 वार्ड, अभी मैंने 80 लिखा था यहाँ, तो वो 80 मेंबर्स, यानी इसमें जो 80 पार्षद हैं, शहर में पार्षद और गांवों में सरपंच। तो पार्षद, ये पार्षद कहाँ जाके बैठेंगे बोलो, चुन लिए गए तो वो जाएंगे सोस्ती गेट के पीछे जो नगर पालिका या म्युनिसिपल कारपोरेशन, कहाँ बैठेंगे, म्युनिसिपल कारपोरेशन का बिल्डिंग है। म्युनिसिपल कारपोरेशन के, और ये 80 लोग मिलकर जिसे चुनेंगे वो क्या कहलाएगा, मेयर। वो क्या होता है बताओ, इनका हेड कौन होगा, मेयर। मेयर और डीएम में टशन चलती रहती है। ये सिलेक्शन से आता है और ये इलेक्शन से आता है। मेयर कैसे चुन लिया जाता है बताओ, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना, वो हर एक को 20-20, 25-25 लाख खिला के कहता हम ही कोई मेयर चुनना। मेयर के हाथ में बहुत रकम आती है, फिर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। या जो सबसे पैसे वाला है ये जान लेना वही मेयर चुना जाएगा। तो ये एक अमीर व्यक्ति और वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वास्तव में कई बार ऐसा देखा गया, डेली के न्यूज़पेपर तुम देखते हो कि डीएम के जाने पे मेयर कुर्सी से नहीं उठा, मेयर के जाने पे डीएम नहीं उठा, क्योंकि दोनों अपने को महान समझते हैं। वो कहता हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, और वो कहता हम इतना पढ़ लिख के आए हैं, तुम तो 5 साल में चले जाओगे, हम तो हमारी तो 45 साल नौकरी है। दोनों की अपनी अपनी वो है कि नहीं, पावर भी है, पैसा भी। हमने बताया था डीएम 5 लाख का चेक दे देता, उठो यहाँ से चलो, नहीं बोल देता। तो इसलिए दो यहाँ पर भी दोनों में चलता है, ये डीएम है और ये कौन है, समझ में आया। तो मेयर इलेक्टेड ग्रुप का मेंबर हो गया। अब ये तो तुमको शहरी पंचायती राज व्यवस्था बताई, लेकिन गांव में कैसे चलता है। ये इन सिटी है और ये सब कौन है, पार्षद बोल सकते हो या फिर क्या बोलोगे, वार्ड मेंबर। और ये सब सिटी का सिस्टम है। और जबकि विलेज में क्या होगा, विलेज में भी ऐसा एक सिस्टम होगा। गांवों में एक गांव में यानी 2000 व्यक्ति के ऊपर एक सरपंच होगा। और ऐसे ही तुम यहाँ पे अगर 4 गली ले लो तो 2000 होंगे, मतलब वेटेज उतना ही रहना चाहिए ना, इसीलिए डिवीजन किया गया। 4 गली में 2000 से लोग ज्यादा लोग तो नहीं रहते होंगे ना, तो और पूरे सरदारपुरा में तो ज्यादा पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर भी वही सिस्टम रखेंगे। और बोलो मैं इनको क्या कहोगे, जो इसमें से प्रत्येक है, बोलो बोलो बोलो, सरपंच ही होगा। कौन होगा, गांव में सरपंच और शहरों में पार्षद। ये है सब एक ही जैसे, क्योंकि पूरे राजस्थान में सब शहर नहीं है। हो सकता है कि कुछ कस्बे हों और कुछ गांवों के भी समूह हो सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, सरपंच। ठीक है, और इन सरपंच के ऊपर कौन होगा, ठीक है, तो इनका होगा, ये होता है प्रधान होता है। ये इनका जो होता है वो कौन कहलाएगा, प्रधान। इसी तरीके से आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो झाड़ू वाले होते हैं, वही तो एग्जीक्यूट करते हैं। बोलेगा यहाँ झाड़ू लगाना, ओके सर, नो सर। तो एग्जीक्यूटिव कौन से हुए, सफाई कर्मचारी, 4th ग्रेड के जो भी है वही एग्जीक्यूटिव। वरना एग्जीक्यूटिव आप हटा भी सकते हो, वो कोई कर्मचारी तो नहीं है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ये भी कह सकते हो स्टाफ ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, JDA, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही तो जोधपुर शहर को सुंदर बनाते हैं, जगह जगह फव्वारा लगाना। ये किसने लगाया है यहाँ पे फव्वारा, JDA ने। ऐसा नहीं है, उसमें नक्शा नवीश तराशने वाले सब कुछ हैं, वो सभी तो शहर को सुंदर कौन बना रहा है, JDA। तो दैट इज, ये जो भी वर्कर्स ऑफ JDA, हर तरीके के स्किल्ड वर्कर्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियन भी होगा, नहीं, वर्कर्स ऑफ। अब मैं JDA लिख रहा हूं, लेकिन ऐसा तो अलग अलग जगह और जगह भी होगा। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज्यादातर अथॉरिटी कहा जाता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में। जैसे KDA, तुम कानपुर के हो,
तो कानपुर विकास प्राधिकरण। ऐसा लग जयपुर का भी जेडीए हो। कुछ जरूर अलग सा होगा, लेकिन जेडीए अगर लिख दिया है तो बहुत जगह जेडीए होगा, वो चलेगा, क्योंकि जेडीए के नाम से ही चलेगा, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब है पहला लेटर उस शहर का जे से, इतना ही है बस। अब देखो ना, ये हम लोगों ने देख लिया कि ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इंक्लूड्स several assembly constituency and each assembly constituency includes। त्रिशु सेंटेंस पूरा करो। अभी इनमें से कई कर लेंगे, जो सुन जाएंगे वो कर लेंगे, तो बोलो। बोलो। वार्ड्स, ठीक है, और ग्राम सभा, बहुत अच्छा बताया। तो इसका मतलब दिव्या सुन रही थी, ये तो इतना कैसे ये जानती है हर चीज के बारे में, या इनका कोई नेता होगा। चलिए तो लिखो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी includes several। इस सेंटेंस को पूरा करो दिव्या। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर चीज दिव्या जानने लगी है। अच्छा, on behalf of Divya, and each assembly constituency includes कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब है चंदन? इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी एक प्रोविंस क्या पता है, इंक्लूड्स चुनाव क्षेत्र, ठीक है, सेवरल वार्ड्स या फिर ग्राम या विलेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज वार्ड, जिसमें इलेक्शन होता है, या ग्राम भी हो सकता है। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है चुनाव क्षेत्र, जहां से चुनाव लड़ा जाए। अब वो चुनाव क्षेत्र संसदीय चुनाव क्षेत्र भी हो सकता है, या असेंबली का भी हो सकता है, विधानसभा चुनाव क्षेत्र, या फिर लोकल तो वार्ड हो जाए ना। लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड फॉर लोकसभा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को कैपिटल से लिखा जाए, लोकसभा, फॉर लोकसभा देयर आर 543। सेंटेंस पूरा करो मयंक। 543 कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? बोलो। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तो कंट्री इज डिवाइडेड, मतलब 543 मतलब पर्टिकुलरली पार्ट्स में डिवाइडेड है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए इंडिया को डिवाइड कर रखा है, जैसा कि तुम्हारे बुक में एक मैप बना हुआ है ना, वही बोला। So there are 543। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई नाम नहीं है जो देश में होता है, संसदीय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो क्या कहा जा सकता है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका मतलब है संसदीय चुनाव क्षेत्र, संसद के लिए जाएंगे, चुनाव क्षेत्र। अब जरा देखो कि द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, जो लोकसभा का लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का, इज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर एंड ही टेक्स ओथ अंडर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसे ओथ दिलाएगा। ही टेक्स
कहने को तो प्रेसिडेंट ही ना, बाकी सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि सर प्रेसिडेंट तो उतना है दिखता नहीं है उतना। प्रेसिडेंट को भी कौन मनोनीत कराता है? अगर सब तरफ बीजेपी का बोलबाला है तो इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को खड़ा कर दिया। द्रौपदी मुर्मू जीत गई क्योंकि बीजेपी के सभी लोगों ने उनको वोट दिया, चाहे वो विधानसभा के स्तर पर हो, उनको ये लोग नहीं वोट देंगे, दयाराम पार्टी लोग, लेकिन जो फर्स्ट 2 टियर है उसके सब मेंबर वोट देंगे। और जो लोकसभा के मेंबर है उसका एक वोट का वेटेज 10 गुना ज्यादा है इनसे, क्योंकि वो इस पूरे जोधपुर के 2 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि ये सरदारपुरा वाले 20,000 को कर रहे हो, जबकि 2,000, 20,000 और 2 लाख, तो उसके वोट की वोट वेटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उन सबको भी वोट देते हैं और सब जगह के राज्य में भी वोटिंग पड़ेगी, फिर उनके वोट की वेटेज के हिसाब से काउंटिंग होगी और फिर उससे प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो मुख्यतः अब यहाँ पर जिसको बीजेपी या जो केंद्र शासित सरकार जिसको मनोनीत करेगी वही राष्ट्रपति बन जाता, तो राष्ट्रपति ज्यादातर उसी की बात भी मानेगा, ठीक है। लेकिन वो फिर भी एक गवर्निंग पावर है, तीनों सेनाएं उसी के अंडर में है, वो जब चाहे लोकसभा डिसॉल्व कर दे, इतनी सारी पावर उसके हाथ में है, तो वो चाहे तो ये इसका करे, यूज करने के ऊपर है, उसको कोई नहीं हटा सकता। उसको एक इम्पीचमेंट होता है विशेषाधिकार हनन के द्वारा, दोनों सदन एक साथ बैठे और उसमें 75% लोग कहें ये राष्ट्रपति हटना चाहिए तब हटे। ये बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी मुख्यतः 51 या 52 मेंबर्स के साथ ही आती है, हाफ ऑफ द मेंबर, और 75 कहाँ से ले आएगी? बना सकते हैं, हटा नहीं सकते। तो he takes oath under president। इसी तरीके से अब हम देखेंगे इन केस ऑफ स्टेट, इन केस ऑफ स्टेट क्या होगा बताओ? डिस्ट्रिक्ट या जो भी है इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। अब यह हमने कहा था कंट्री इज डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब लिख देना स्टेट इज डिवाइडेड इनटू, किसमें? असेंबली। उसमें क्या था? ये कंट्री इज डिवाइडेड ना, और ये क्या होगा? स्टेट इज डिवाइडेड। इलेक्शंस, इन केस ऑफ स्टेट इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर एमएलए, तो एमएलए के लिए इलेक्शन होता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड, वैसे पूरे राजस्थान में 200 एमएलए हैं, तो अब तुम समझ सकते हो यहाँ अगर 20 शहर हैं तो हर एक शहर से कितना होगा? 10-10 या 10 शहर है तो उसके हिसाब से होगा। समझ में आ गया कि नहीं? कितने? तो जितने भी शहरों के ईच स्टेट इज डिवाइडेड। जब तुम यहाँ हेलीकॉप्टर से ऊपर से जाओगे तो ऐसा लगता है जैसे एक शहर है फिर बहुत दूर तक रेत है, तो अगर ट्रेन से जाओगे तो 6 घंटे की रेत, फिर अगला शहर, फिर 6 घंटे की रेत, ऐसे पूरा राजस्थान बसा है। ऐसा बिल्कुल ठीक ठीक आपको हेलीकॉप्टर से जाने पर, हम लोग यहाँ से जैसलमेर और जगह जगह बॉम्बार्डमेंट करने जाते थे एयरफोर्स की तरफ से, हम लोग वेपनरी के थे, तो यही चीज़ देखने को मिलती थी कि पूरा राजस्थान का यही पैटर्न, ऐसा देखने से भी पता चल जाता है, ठीक है कि नहीं? तो जहाँ भी शहर है उसमें उस जगह के मध्य में एक पहाड़ है, तो यहाँ भी जो भी पूरा जोधपुर शहर है वो मेहरानगढ़ के इर्द गिर्द बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ कभी राजा बसता रहा होगा, उसके चारों धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, तो हर जगह एक फोर्ट जरूर है। ये तो स्टेट इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर एमएलए, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नाउ नमन, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर अलग अलग होते होंगे कि वही वोटर इनके लिए भी वोटिंग करता है? इसी के लिए क्या तुम्हारे मम्मी पापा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोटिंग करते हैं कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, कि वही कॉमन वोटर है दोनों के? वो देश के प्रधानमंत्री की बात होगी तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करेंगे, उसके लिए वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री की बात होगी तो मुख्यमंत्री के लिए, अपने पार्क की बात होगी तो पार्षद के लिए भी करेंगे। तो इनटू सेवरल, सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स एमएलए, ये क्या करेगी? these constituencies
कंस्टिट्यूएंसीज इलेक्ट। जैसे राजस्थान की बात करें, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ कि कितने, तो आपके लिए भी ठीक, यहाँ रह रहे हो तो कितने मेंबर्स हैं। सो हाउ मैनी MLAs आर देयर इन राजस्थान? दो सौ हैं। कितने हैं? हमेशा पिछली बार 110 वसुंधरा राजे जीती थी, अभी भी ज्यादा जीती, लेकिन वसुंधरा राजे का केंद्र से बनता नहीं था तो हटा दिया गया। वसुंधरा राजे ने कहा था हमको 29 सीट देना और हम अपनी तरफ से अपने मेंबर खड़े करेंगे। कितनी सीट है यहाँ पे? 200 सीट हैं। तो मोदी ने कहा ठीक है तुम 29 सीट ले लो। पहले ये 1-2 बार लड़ाई कर चुकी है, बीजेपी की हैं। और वसुंधरा राजे जो है विजया राजे सिंधिया के परिवार से आती हैं, जो ग्वालियर के महाराजा हैं, ठीक है। तो अब वो उनकी सास हैं, वो वसुंधरा राजे की यहाँ शादी हो गई यहाँ के राजघराने में, तो यहाँ पे अब वो जो जयपुर की महारानी है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, मालूम होगा आप लोगों को। तो 200 लोगों की सीट में इनको 29 इनको दे दिया गया टिकट, लो तुम्हें जिसको बांटना है बांट दो। बाकी कितने बचे? बीजेपी तो सब जगह चुनाव खड़े करेगी ना, चलो 30 हटा दो, 171 बीजेपी ने, मोदी ने अपनी तरफ से खड़े किए। ये 29 में एक सीट जीत पाई, जबकि पूरी और सारे इनके जितने खड़े हुए थे वो सब क्या हो गए? हार गए। तो फिर ये बोल भी नहीं पाए, किस मुंह से बोले हमको मुख्यमंत्री बना दो। भाई तुम जिताओ भी तो अपने से आधे से ज्यादा लोगों को। तो फिर इनको हटा दिया गया। और पहले भी इनकी लड़ाई हो चुकी थी, और जहां जहां इन्होंने सीट खड़ी गई मोदी वहां कंपेनिंग करने भी नहीं गए, जबकि बीजेपी के ही हैं। तो कंपेनिंग भी नहीं हुई ठीक से, ना इन्होंने कंपेनिंग की। तो फिर ये अब धीरे धीरे एलिमिनेट ही हो गई, इनको कोई मंत्री बनने नहीं दिया। फिर भी यहाँ इस समय बीजेपी की सरकार है, और कौन है बताओ? मोहन है तो भजन लाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है कि नहीं? तो भजन लाल मुख्यमंत्री हो गए। तो यहाँ पर 200 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। अच्छा, अब ये भी आपको जानना होगा कि यहाँ कितने जिले हैं। जिले के आधार पर सोचोगे कि जोधपुर में कितने डिवीजन है, तभी तो तुम अंदाजा लगा पाओ। सो 53 है जोधपुर में, पूरे राजस्थान में। अभी और पहले 39 ऐसे कुछ थे, फिर गहलोत ने 50 कर दिए। 50 है, ये तो वो कैंसिल हो गया ना। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान? 50 हैं। 53 आप बताए ना, ठीक है। तो इतने हैं, उसमें 50 में यानी पूरे जोधपुर में अब इस समय 4 ऐसे मान लो ऐसे। वैसे जिस थोड़ा पॉपुलेशन को देखते हैं, आपको ये बात पता चल गई। इलेक्ट MLA, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, वे कहाँ बैठेंगे बताओ? सारे MLA दे सिट इन कैपिटल ऑफ स्टेट। कैपिटल ऑफ स्टेट, या फिर ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली। दीज MLA sit in legislative assembly or Vidhan Sabha. Assembly, and the leader of majority is elected as chief minister of majority party. तो ऐसा अंडर गवर्नमेंट takes, yes, the chief minister along with his मंत्रिमंडल या कैबिनेट, उसको क्या कहते हैं? takes oath, ठीक है, अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, CM and his cabinet takes oath, शपथ ग्रहण समारोह होगा जो पॉम्प एंड शो के साथ होगा, अंडर गवर्नर। ये चीज होगी। अब देखिए, ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से सेवरल असेंबली है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत चुनाव एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। गांवों में पंचायत और शहरों में म्युनिसिपल इलेक्शन।
सेम प्रिंसिपल अप्लाइज। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है आप लोगों को, 10th में सारी चीजें इसी के बारे में बताई जाएंगी, ये छोड़ दिया गया। लेकिन आगे जब 10th में जाओगे ना, इस पे बहुत डिटेल है। तो ईच सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर लोकल इलेक्शंस। लोकल इलेक्शंस के लिए भी वही है। इन सिटी देयर आर, कौन सा इलेक्शन? म्युनिसिपल इलेक्शंस। देयर इज म्युनिसिपल इलेक्शन विच, जो कि किसको इलेक्ट करेगा? त्रिशु विच इलेक्ट। बोलो, तुम्हारी तरफ से ही सही जवाब आता है हर बार, फिर से बोलो। हाँ, वार्ड मेंबर या पार्षद। मेयर का क्या है? फिर इन्हीं का हेड है। देयर जो भी इस सब लोग, इसमें भी पार्टी का नहीं रह जाता, इनमें जो ज्यादा लोग चुने। फिर इसमें नहीं होता है कि बहुमत दल का नेता टाइप नहीं होता है, क्योंकि सबको मिलकर सब झाड़ू सफाई करवानी है। तो फिर उनमें बहुमत करेंगे तो टूट फूट नहीं पड़ जाएगी, सबको मिल। इनका हेड है बस मेयर। अच्छा, आगे सेंटेंस पूरा करो। गांव के लिए त्रिशूल, करेक्ट। एंड इन विलेज बोलो नमन, अभी बताया है। देयर इज, कौन सा इलेक्शन होगा? पंचायत इलेक्शन। पंचायती राज तो आ गया, जब 3rd ईयर का इलेक्शन हो गया, यही पंचायती राज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही तो पंचायती राज है। तीसरे स्तर का चुनाव करा दिया गया, पावर और डिवीजन हो गई। तुमको मालूम है भारत में 20 लाख लोग ये पावर शेयरिंग का लाभ उठा रहे हैं। कई देशों की जनसंख्या 20 लाख है, या 20 लाख लोग पावर में है। सोचो कितना बड़ा भारत होगा अगर सारे पार्षद औरषद सब मिला दिए जाए ना। 20 लाख लोग हैं भारत में। तो अगर इतने एक्सटेंसिव स्तर पर पावर शेयरिंग होगी तो किसी में क्यों असंतोष होगा? पावर छोटे छोटे, अगर मान लो नोएल के घर में टीवी आ रहा है और नोएल से भी पूछ लिया जाए, बिटिया कौन सा चाहिए? एलजी का। पापा एलजी का लाना। एलजी का कौन सी गाड़ी? पिंक गुलाबी बाइक लाना पापा, मजेदार होती। गुलाबी, हाँ बिटिया जरूर लाए। तो फिर कितना सम्मान हो जाएगा तुम्हारे घर में, तुमसे ही पूछ लिया जाए कोई चीज और ना पूछे। तो यहाँ समझो छोटे छोटे लोगों को पावर दी जा रही है। तो इन विलेज देयर इज पंचायत इलेक्शन। तो विच इलेक्ट्स सरपंच, जो किसे इलेक्ट करेगी? विच इलेक्ट्स सरपंच, ठीक है। तो ऑल सरपंच सिट्स इन ग्राम परिषद एंड देयर हेड इज प्रधान। all पार्षद सिट्स इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, नगर पालिका कार्यालय में बैठेंगे, एंड देयर हेड इज मेयर। ऑल सरपंच सिट इन, जैसा सिट बार बार चंदन हमारे कहा भी करते हैं कि सिट, प्लीज सिट, दे सिट इन, कहाँ बैठते हुए? इन ग्राम परिषद। कहते नहीं कि आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चर चर चर, हाथी राजा बहुत बड़े, सूर उठा के। हाँ बोलो। सिट इन ग्राम परिषद एंड ग्राम परिषद एंड देयर हेड इज प्रधान। हाँ, उसे ग्राम प्रधान भी कहते हैं, ठीक है। एंड देयर हेड इज ग्राम प्रधान। अच्छा देविका, इसका बताओ। ऑल, ये जो पार्षद होंगे उनके बारे में सेंटेंस बताओ। ऑल पार्षद ऑफिस ऑल पार्षद सिट इन, ऑल सरपंच है तो सिट होना चाहिए ना,
बैठते हैं तो सिट इन म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफिस या बिल्डिंग, उसी में बिल्डिंग होगी, एंड देयर हेड इज मेयर। मेयर को कुछ चीजों में पावर है। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर होता है इलेक्शन का प्रोसेस है। देयर आर स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। इन इंडिया, अच्छा कल आप लोगों ने बताया था 80 और 40 के करीब कुछ बता रहे थे। 83 and 47। 84, 47 हाँ तो 84 हो गया SC शेड्यूल कास्ट ST के 43 और 47 वो रोटेट भी होती रहती है। ये नहीं कि जहाँ 47 वही रहे, कई कई जगह बदल, आजकल बदलने का सिस्टम है, क्योंकि वहाँ अगर ब्राह्मण रहता है तो कहता है क्या हम कभी ना बने पार्षद, हमेशा यही बनता रहे। बोले तुम भी रोटेट कर दिया। पहले ये भी तो एक हो सकता है ना एजिटेट लोगों में कि तुम तो उन्हीं को बनाते रहोगे, हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। अगर हो सकता है किसी का एस्पिरेशन और कैरियर यही हो, तो बदलना जरूरी है कि नहीं। तो इन इंडिया देयर इज रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, देयर इज, ऐसा और कई जगह नहीं लेकिन इंडिया में रखा गया कंस्टिट्यूएंसी। इसको एबॉलिश हो जाना था 10 साल बाद, लेकिन अब कौन हटाए, हटाने के लिए तो जिसको हटा दे तो फिर SC ST को नाराज कर दे, फिर उनके वोट से हाथ धो बैठे, हटाया नहीं जा सका है। नहीं तो संविधान में ये सिस्टम था कि 10 साल बाद इसको जो है संसद में करके जब वो थोड़ा ऊपर उठ जाए हटा दो, लेकिन वो अतिरिक्त लाभ पा रहे हैं। कंस्टिट्यूएंसीज तो 83 फॉर SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या तुम्हें इन्हीं में से पूरी जितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं कितने % स्त्रियों के लिए आरक्षित कर दी गई? अभी 2 महीने पहले की गई थी वुमेन रिजर्वेशन। तो हाफ तो 3rd टियर में पंचायती राज में, लेकिन लोकसभा विधानसभा में कितनी की? 1/3, 33% इस बार खड़ी है। क्योंकि अगर 50% कर दोगे तो ये सब, ये भजन लाल ये सब कहाँ जाएंगे, उनका कैरियर ही तुम कर दोगे। उनकी तो ऐसे ही प्राण सोच रही थी कि अब हमारी जगह 33 स्त्रियां आ जाएंगी, 33%, हम लोगों का कैरियर क्या होगा भाई? समझ, एक नई तरह से नई जमात को लाकर खड़ा करो तो जो 20-20, 30-30 साल से चुनाव में, उनको तो तुम्हें हटाना पड़ेगा ना। तो वो 50% तो बहुत हो जाता, तब तो बिल ही ना पास करता। बीजेपी की ही पार्टी नहीं कहती नहीं भाई हम नहीं करेंगे, हमारी ही सीट हटवा रहे। ये तो अपने ऊपर छुरी चलाने वाली बात हुई ना। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है अभी तक, तो वो कोई नहीं करना चाहता। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अब 33% आ जाएगी, फिर एक बार और लाएंगे बिल तो 50 भी कर देंगे। फिर स्त्रियां तो दे ही देंगी, वोट नहीं दे देंगे। पुरुषों से दिलवाने से अच्छा जब नई कैबिनेट बने, अब 4 महीने बाद फिर से दिलवा लेना, 50 कर लेना। आदमियों से क्यों दिलवा रहे? 33% आ जाए ना, उनसे करवा लेना वोटिंग, तब भी 51 में होगी तो हो जाएगी। बहुत सारे ग्रुप के कोर कमेटी के मेंबर होते हैं, विश्वास पात्र, वो सब दे देंगे, उनकी सीट ही चली आधी तो चली जाएंगी। तो ये हो गया, तो शेड्यूल ट्राइब्स हो गई। आल्सो 33 सीट्स, 33% सीट्स किसमें बताओ? इन पार्लियामेंट एंड दैट इज विधानसभा is reserved for females and 50% seats are reserved in local elections। उसमें 50 है तो पहले से कर, क्योंकि वो नई बन रही थी तो लोग 50 कर दो, वहां कर दो, वहां किसी का कोई क्या जा रहा था। जब नई बने तो कर दो, लेकिन जो पहले से बैठे उनको हटा के करा जा सकता है। तो there are 33% seats रिजर्व इन कहां पर देखो, रिजर्व इन पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शन। जब मैं स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहा हूं तो उसमें MLC को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए।
while 50% seats are reserved. For in local elections, या जो भी है ग्राम परिषद में, ऐसा कह सकते हो ग्राम परिषद और नगर निगम। नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब नगर निगम होता है। तो लोकल इलेक्शन दैट इज ग्राम परिषद, परिषद में ही तो सारे सरपंच बैठते हैं। ग्राम परिषद और नगर निगम में हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये तो बात हो गई। एंड वंस द इलेक्शंस आर डिक्लेयर, तुमको मालूम है कि अप्रैल में यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सारी ऑल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स। बीजेपी सब जगह से अलग अलग खड़ा करेगी, कांग्रेस अपना खड़ा करेगी। और दो पार्टी के नाम बताओ बीजेपी कांग्रेस के अलावा जरा तो, और एक और बताओ हैं? एक और बताओ। एक और ना, एक और तो होगा वो नहीं वो क्या, हाँ सही बता रहे, कौन सी बता रहे हैं? नहीं कांग्रेस भी बिहार में कौन सी है? राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल है इनकी। अच्छा, समाजवादी पार्टी किसकी है? मुलायम सिंह की। बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती, हाथी उनका चुनाव चिन्ह। साइकिल किसका है? लालटेन किसका है? लालू यादव का है कि नहीं? ये बात है। तो इस तरीके से वंस इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स, और जब कैंडिडेट्स हो जाएंगी दे फाइल देयर नॉमिनेशंस, वो वहाँ शपथ पत्र दायर करेंगे कि भाई मेरे इतनी जमीन है, इतना पड़ा, इतना ऐसे करके वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे कि हम अब करने जा रहे हैं। लेकिन जब नॉमिनेशन फॉर्म साइन करेंगे तो बड़े बाजे गाजे के साथ करेंगे। कोई घोड़े पे बन के लक्ष्मीबाई बन के जाएगा, तो कोई जो झाड़ू वाला है तो सर पे झाड़ू के वो लगा के जाएगा। खूब बिल्कुल पॉम्प एंड शो आदिवासी सिस्टम में पूरा जाते हैं। अब खूब उसके चारों बाजे गाजे तो रही बच के जाएगी। नॉमिनेशन बड़ी धूमधाम से होता है, अगर आपको दिखाया जाए यूट्यूब में देखें हाउ द पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट, समझ में आ गई। उसके बाद इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड। व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्टोरल रोल? बोलो। वोटर लिस्ट। इट इज द वोटर लिस्ट कि कौन कौन से हैं। अब वो जो वोटर लिस्ट है एलिजिबल है, इलेक्टोरल रोल है। वो जो इलेक्टोरल रोल है उसमें तुम्हारा नाम तुम्हारे घर में भी आएगा कि तुम्हें इस वार्ड, इस स्कूल में जाके, इस कमरा नंबर में जाके इस दिन वोटिंग करना हर एक का। तो इलेक्टोरल तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे अगर पर्ची नहीं आई इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम नहीं है, फिर जाके पता करो कि क्यों नहीं है, तो उसके लिए फिर सिस्टम। अब देखो, so once elections are declared, once elections are declared, then party क्या करेगी? Each political party nominates candidates for constituencies. Each political party, अगर मयंक यहाँ से बीजेपी ने नॉमिनेट कर दिया तो क्या यहाँ से कांग्रेस नहीं कर सकती? कर सकती। तो यहाँ से इसी जगह से कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी, हो सकता है आम आदमी भी लड़ जाए। 20-20 लोग एक ही कंस्टिट्यूएंसी लड़ेंगे और वोटर जिसको चाहे उसे वोट दे। जो सबसे ज्यादा वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। ये सारी चीज किसमें दी रहती है? पहले तो मतदान पेटी होती थी और ठीक है तो मतपत्र होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया बोलो? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। उसमें मशीन होती है तो उसमें जो बटन दबाओगे उसका रेड बटन दब जाएगा और बगल में वीवीपैट है। वीवीपैट में से पहले पर्ची निकलती थी कि तुमने किसको वोट दिया है। आपने दिया तो पर्ची निकलती थी, लेकिन जब पर्ची लेके बाहर निकलते थे, अच्छा बीजेपी को वोट दे के आया, लोग मारते थे पीटते थे। तो अब तुम देख सकते हो लेकिन पर्ची नहीं मिलेगी। वो चीज तुम्हारे और उसके बीच है। तो काउंटिंग में टाइम क्यों लगता है? काउंटिंग तो बाद में होगी क्योंकि बहुत सारे सैनिक लोग होते हैं, वो लोग पोस्टल बैलेट होते हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में टाइम लगता है। सैनिक लोग बाई लेटर में वोटिंग करते हैं। कितने लाख तो सैनिक हैं, 12 लाख तो फौजी हैं आर्मी के,
वो सब देंगे तो उसका तो कितना हो जाएगा, नहीं उसी में टाइम लगता है। वीवीपैट में तो खट से आंसर आ जाता है और फिर उसको फिर रिकंसाइल कर लिया जाता है, सबको मिला लिया। आजकल 12 बजे आ जाता है, पहले तो 12 बजे रात तक आता था, 8 बजे से 12 बजे के बीच सब हो जाता है। तो बताइए सेंटेंस पूरा करो। नो ईच पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर candidate now file their nomination along with affidavit का क्या मतलब है? ऐसा ही होता है पेपर पे। कैंडिडेट शपथ पत्र। जैसे तुम लिख दो मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं 19 साल का हूं और एक मैं सच्चा और बच्चा हूं, अगर इसमें कहीं भी त्रुटि पाई गई तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अगर इसमें सब चीज देखी जाएगी, बोले हाँ लग तो रहा है ठीक ही है। अगर तो उसमें शपथ पत्र में लिखते हैं मेरी 2 करोड़ की संपत्ति है, अब बाद में पता चला सीबीआई ने इंक्वायरी की इनके घर से 200 करोड़ निकला और एफिडेविट में 2 करोड़, कहाँ ये हुआ घपला, पकड़ो इसको जेल में डालो। ये चीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट क्या करेंगे फिर? फाइल देयर नॉमिनेशन अलोंग विद, तुमको किसी से साइन नहीं कराना है कि मेरा साइन कर दो जिलाधिकारी से कि मेरी इतनी संपत्ति। कोई क्यों तुम्हारी जगह साइन करे? वो भी फंसे क्या? तुम खुद साइन करके दो, फंसोगे तो तुम ही फंसोगे। नॉमिनेशन अलोंग विद किसके साथ? एफिडेविट का क्या मतलब है? शपथ। इसमें बताना पड़ता है वो जो शपथ पत्र किसके लिए बताओ, उसमें बहुत हैं, कम से कम 4 पेज का कॉलम है। तुम्हारी पूरी जो हिस्ट्री है ना वो सारे मतदाताओं के पास पहुंच जाएगी। मतदाता को भी तो पता चले कि कौन कौन खड़े हैं, उसका जब वो देखेगा गूगल में सर्च करेगा सब निकल आएगा, इतना पढ़ा है, ये किया, इतनी बार जेल गया है। वैसे जो 2 साल से अधिक जेल गया हो वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बड़े बड़े सजा याफ्ता मुजरिम भी खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अभी वी आर द वोटर्स जो 18 ईयर से ऊपर हैं, हम मत अपना दान करते हैं। वी प्रेस द बटन इन ईवीएम, हम मतदाता हैं, ठीक है। तो और जो जिसमें हम मत देते हैं, पहले वो पेपर होता था बैलेट पेपर, उसको मत पत्र कहते हैं। जिस पेपर पहले कैसे निशान नहीं आता था इलेक्शन का, ऐसे होता था, उस पर ठप्पा मार देते थे जिस पे होता था, नहीं नाजी टाइप रहता था, एक स्टैंप होता था। तो उसमें क्या करते थे, पेपर रहता था, उसमें जितने लोग खड़े रहते थे, तो किसी ने यहाँ पर ठप्पा मार दिया तो उसने कमल के निशान पे ठप्पा मार दिया, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर उसने ठप्पा मार दिया अपना, ये चीज होती। पहले ये होता था बैलेट पेपर, ठीक है, और ये स्टैंप है, तो बैलेट पेपर पे स्टैंप मार दिया था। लेकिन कुछ लोग गांव के लोग होते थे, वो ठप्पा मार के जल्दी से दबा देते थे, मोड़ देते थे कागज को, उसमें डालना होता था, तो इसका निशान इसमें भी आ जाता था, तो वो कंफ्यूजन हो जाता था। ये करना चाहिए। तो या फिर ऐसा करो कि पीछे आए, इसको उल्टा मोड़ो, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ठीक मोड़ेगा, जो भी हो। लेकिन अभी तो ईवीएम आ गया है, तो पहले मत पेटी थी, फिर इस पर्ची को जो ये मुड़ चुकी है, इसको किसमें डालना पड़ेगा? बैलेट बॉक्स। ये बैलेट पेपर है और ये क्या है? ये स्टैंप है और ये बैलेट पेपर। लेकिन अब ये सब चीजें ईवीएम मशीन तो तुमने देखी होगी ना, ईवीएम मशीन और वीवीपैट उसके साथ है, उसमें आ जाता है। तो नाउ ये अपना एफिडेविट फाइल कर दिए, फिर क्या होगा बताइए? नाउ इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड, 2 महीने पहले ही बन जाता है। नाउ इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड, और आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता का मतलब तुम्हें नॉबल करेक्टर सब कुछ अच्छा बिहेव करना है उन कैंडिडेट्स को, इधर उधर की बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करना, नहीं तो उनका कैंडिडेचर ही डिसमिस कर दिया जाएगा, तुम नहीं लड़ सकते। समझ आया? तो उस गवर्नमेंट जो पावर में वो पावर यूज नहीं करती, गवर्नमेंट पावर नहीं यूज कर सकते कि जो रूलिंग पार्टी है नहीं कि सारी जीपें लगा दे अपने प्रचार के लिए। क्या तुम सरकारी चीजें इस्तेमाल करोगे? वो सब फिर नहीं कर सकते। तो इलेक्टोरल रोल इज प्रिपेयर्ड विच contains the name of voters, which
contains name of voters. Now the special power resides with election commission because under his sole supervision the complete election ये जो भी प्रोसेस इज हेल्ड, उसमें फिर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, उसके हाथ में सीआरपीएफ की सेना भी होगी, वो जहां जिसको चाहे लगाए। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन is held under sole supervision of Election Commission of India, Election Commission of India, which is headed by या presided by, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, which is headed by Election Commissioner. सर आपने अंडर के बाद क्या लिखा है? Commissioner, that is sole supervision, पूरी तरीके से उसमें उसी के हाथ में पूरी पावर होगी, ऐसा होगा। All persons above 18 years of age, जो 18 साल की उम्र का हो, भारतीय नागरिक हो, मानसिक दिवालिया ना हो। मानसिक दिवालिया का मतलब है मेंटल ना हो, कैन कास्ट मेंटली अनस्टेबल हाँ ना हो। सो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया above 18 years, पहले 21 years था, राजीव गांधी ने इसको 18 करवाया। सारे काम राजीव गांधी हाँ, all citizens of India above 18 years, उन्होंने अभी उसके पिछले कांग्रेस सरकार आई थी तो वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज RTI। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर बाहर से खरीदो और उसमें लिख दो तुम्हारे यहाँ कितनी आमदनी हुई और तुमने कितना कमाया, कितने लोगों का तुमने रिजर्वेशन किया पर डे के हिसाब से, पूछो उसको, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, नहीं देगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, 10 दिन में जवाब देना पड़ेगा। तुम 10 रुपए का एक स्टैम्प पेपर पे किसी भी ऑफिस में जाके कुछ भी पूछ सकते हो, उसे तुम्हें जानकारी देनी ही होगी। स्कूल में तुम किसी भी चीज के बारे में, इस लैब में कितना पैसा आया, कितने प्रैक्टिकल हुए, इस व्यक्ति ने पिछले 1 साल में कितने रिजर्वेशन किए, मुझे जानना है, उसे बताना पड़ेगा। वो सारा काम छोड़ के पहले तुम्हारा वही इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करेगा, अगर रात में बैठ के करो 10 दिन बाद नहीं तो नौकरी चली जाएगी। किसे देना होगा? तुम सिर्फ जाके जो बगल का हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में वो अपना दायर कर दो, वो उसको भेज देगा, वहां से 10 दिन के अंदर तुम्हारे वो जो भी है ना जीमेल में आता रहेगा कि भेज दिया, 10 दिन बाद तुम्हारे पास आ जाए, नहीं आएगा तो नौकरी जाएगी उसको। इस पुलिस ने कितने FIR दर्ज किए, उसमें कितने के खिलाफ इसने एक्शन लिया, कितना क्या हुआ, सब पूरा किसी भी चीज के बारे में। इसको कहते हैं कि हर व्यक्ति को सूचना का अधिकार है, और नहीं किया तो अपने आप ही उसकी नौकरी जाएगी। हाँ वो सब चली जाएगी, कोर्ट डिसमिस कर देगा, हटा देगा, उसको देना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं हो तो बगल में सांसद के घर चले जाओ, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, सब बताओ। इतना तक पावर है, पहले नहीं होता था। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबव 18 years of old and mentally fit can cast their vote, and mentally fit can cast their vote। जो कोई भी बूथ होगा इन नियर बाई पोलिंग बूथ विद इन विसिनिटी ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से आपको नहीं चलना पड़ेगा ज्यादा। अगर 2 किलोमीटर से दूर कोई पोलिंग बूथ है, ऐसी स्थिति में जैसे वो शेरपा सिंह वहाँ उत्तरांचल में एक पहाड़ पे रहता है, अकेले रहता है, और 60 किलोमीटर की पेरीफेरी पे कोई नहीं रहता, वो नागा बाबा है, वहाँ जप करता है, पूजा पाठ करता है, उसने कुटिया बना रखी है, तो वहाँ पर 6 आदमियों की इलेक्शन कमीशन उससे जाती है, उससे वोटिंग करवाती है, पूरा दिन लग जाता है, एक बूथ उसके लिए बना दिया, क्योंकि 2 किलोमीटर से ज्यादा चलना नहीं है, और 60 किलोमीटर तक आसपास कोई रहता नहीं, वो जंगल के कंदमूल खाता है, वो कुछ नीचे आता नहीं, बीमार कभी पड़ता नहीं, कपड़े के नाम पे एक धोती ओढ़ता है, बर्फ में बैठा रहता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन अब उसकी कुटिया है वहां पे, उसका नाम है कि वहां वो रहता है, तो उससे तो वोट लेना पड़ेगा, और उसका हर बार फोटो दिखाएंगे, इससे वोट ले लिया गया, तो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहां भी उसने बना लिया, लेकिन उसने दिखा दिया कि यही मेरा निवास है।
तो ये मेंटली फिट कैन कास्ट, ठीक है। द पोलिंग बूथ विल बी एट द रीच ऑफ 2 किलोमीटर, ज्यादा नहीं चलना। सर उसका एड्रेस कैसे लिखेगा? वो कुछ है या वहां पे कुछ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आसपास के लोग चले गए हों, कुछ वहां सूखा पड़ गया लेकिन वो रह गया। नरगिस की पिक्चर की तरह, मदर इंडिया की तरह, जैसे वो वहां रह गई थी, कौन थी, सायरा बानो, और सब चले गए थे। नाउ पोलिंग बूथ इज एट 2 किलोमीटर्स और लेस फ्रॉम वोटर। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और बोलो जो वोटिंग ऑफिशियल्स होंगे वो कौन होंगे, कि मतलब जो पोलिंग बूथ का जो अधिकारी होगा, टीचर्स, वो पोलिंग बूथ के इंचार्ज होंगे। हर एक स्कूल से वही कराएं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। नाउ वी विल सॉल्व सेक्शन बी।